बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ, आपको हमारे यूट्यूब चैनल डबल एस इंजीनियर से खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम इस हवाले से बात करेंगे कि आज की बड़ी पाकिस्तान के अंदर जो खबरों के अंदर एक जुमला बोला जा रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, या खुदा खासा पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, पाकिस्तान बैंकरप्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। तो इस हवाले से थोड़ी बात करेंगे। और हमारा जो बात का बैकग्राउंड वो हमारा इंजीनियरिंग का जो फील्ड है, इंजीनियरिंग की जो इंडस्ट्री है, उस हवाले से हम बात करेंगे कि हम जो बाकी माशी जो इशारियाँ हैं या जो इकानमी के फिगर्स हैं उन पर हम इतना नहीं डीप जा सकते, ना हमारा वो शोबा है। वो इस बारे में काफ़ी कुछ यूट्यूब पे कहा जा चुका है, कहा जा रहा है, वो उस पर आप उनको चैनल को देख सकते हैं, वीडियोज़ को जो इकानमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इन चीज़ों को। हम सिर्फ बात करेंगे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग के हवाले से। वैसे भी अगर देखा जाए तो हमारी जो इकानमी है वो इंजीनियरिंग पे ही बेस्ड है, और 80% जो पाकिस्तान के वर्ल्ड में जो इंडस्ट्री है वो इंजीनियरिंग बेस्ड ही है। चाहे वो आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लें, उसकी कहने का लिंक इंजीनियरिंग से निकलता है, टेक्नोलॉजी से, टेक्निकल लोगों से निकलता है। तो इस हवाले से इस शोबे का बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क में, पूरी वर्ल्ड की इकानमी में। तो हम देखेंगे पाकिस्तान में अगर आप शोर उठ रहा है कि दिवालिया होने जा रहा है, तो दिवालिया से क्या इम्पेक्ट होगा, और उस पर हमारी जो एक कॉमन बंदे की लाइफ, उस पर क्या इम्पेक्ट है, और इस पर क्या आगे फ्यूचर में इसके हो सकते हैं चांसेस। सबसे पहली बात, एक समझने की बात है कि दिवालियापन होता क्या है, बैंकरप्सी होती क्या है, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। देखिए, दुनिया में दुनिया का कोई मुल्क है, कोई भी कंट्री है, वो अपने ओन पे, अपने मुल्क के अंदर किसी पे डिपेंड किए बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। हाँ, दुनिया में कोई ऐसे ममालिक हैं कि जो किसी पे ना वो इम्पोर्ट करते ना एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी जो फिर अगर बाकी मुकाबले में देखें तो वो बहुत पीछे हैं हर शोबे में। अगर हम दुनिया के साथ चलना है, दुनिया के साथ मुकाबला करना है, कम्पीट करना है, अगर आपको तरक्की की दौड़ में आपको शामिल रखना है, तो आपको लोगों के साथ चलना पड़ता है। उसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का आपको दोनों को बैलेंस करने पड़ते हैं। तब कहीं जगह इवन का आप देखिए, अमेरिका जैसा मुल्क जो अपने हर लिहाज से खुद मुख्तार है, खुद इंसार है, हर इंडस्ट्री में खुद कफील है, वो भी अपने बहुत सारी चीज़ें चाइना से बनवाता है। क्यों कि वो चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, और वो चीज़ों की जो डेवलपिंग कास्ट है वो चाइना में सस्ती पड़ती है, और इवन के चाइना में बन के वहाँ पर पहुँच के भी सस्ती पड़ती है। वो चीज़ अमेरिका खुद बनाए तो वो उसको महंगी पड़ेगी। इस तरह बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं दुनिया में, आप देख ले सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं। अब पाकिस्तान के अंदर कपड़ा बन के यूरोप अमेरिका जाके वहाँ जो स्टैंपल लग के वो एक्सपोर्ट होता है उनकी मंडियों में। क्यों? उनकी यहाँ की लेबर सस्ती, यहाँ के जो ज़मीन के जो गवर्नमेंट के अखराजात टैक्सेस हैं वो सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू उन दीज कंट्रीज, टैक्सेस नहीं है। तो इस हवाले से दुबई का देखा, दुबई ने पूरा एक बिज़नेस मॉडल बना कर दिया हुआ, टैक्स फ्री एक जोन दे दिया हुआ, बस दुनिया भर से चीज़ें वहाँ मंगवाएँ, वहीं से एक्सपोर्ट करें, आपको खुली छूट है, कोई टैक्स नहीं है। उनके लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, एक सेटअप की रिक्वायरमेंट से वहीं से वो पैसे कमा रहे हैं। तो इस दुनिया में ये चीज़ें चलती हैं, इस पर ही दुनिया का इकानमी रन करती है। अब जब पाकिस्तान की बात हो रही कि ये बैंकरप्ट होने जा रहा है दिवालिया, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के अकाउंट्स में इतने ज़खायर नहीं हैं, नहीं रहेंगे खुदा न खास्ता आगे अगर जैसे लोग कहते हैं कि वो दुनिया को जो इम्पोर्ट बिल पे कर सके। या पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं बाहर से, जो यहाँ पर अगर रॉ मटेरियल शामिल है, उसके अंदर रिफाइंड चीज़ें शामिल हैं, पार्ट्स शामिल हैं, गाड़ियाँ यहाँ जैसे होती हैं उनके, जैसे जितने भी उनके इंजन हैं, उनके पार्ट्स हैं, चेसी के बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बाहर से इम्पोर्ट होती हैं, यहाँ पर असम्बल होती हैं, फिर यहाँ से गाड़ियाँ पाकिस्तान मार्केट में इवन के बाकी जगह भी एक्सपोर्ट होती हैं। इसी तरह बहुत सारे मिसालें हर टेक्नोलॉजी की दे सकते हैं, शोबों की दे सकते हैं। तो एक नेशनल की बात, नेशनल भी इस तरह ही बाहर से पार्ट्स आते हैं, कंप्रेसर आते हैं, यहाँ पर असम्बल होते हैं, वेल्डिंग होता है, असम्बल, फिर आगे वो मार्केट में या यहीं से आगे जो हमारे दूसरी कंट्रीज हैं, लोग जो हमसे नहीं पीछे हैं, वो उनको ये एक्सपोर्ट भी यहीं से होती हैं। तो इस हवाले से जब आपका स्टेट बैंक के पास इतना ज़खायर नहीं होंगे कि वो इम्पोर्ट बिल पे कर सके उस सप्लायर को, वेंडर को, जो कंट्री भी है, जो कंपनी है, जो जहाँ से यहाँ के लोगों ने, बिजनेसमैन ने, बिजनेस पर्सनल ने उनको ऑर्डर दिए हुए हैं इम्पोर्ट के, तो वो स्टेट बैंक के पास एक वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, तब जाकर आपका इम्पोर्ट आपका क्लियर होता है। जब लेटर क्रेडिट इशू होता है और बेस्ड ऑन द क्रेडिट, खजाने में पैसे मौजूद हैं, ज़खायर हैं, उस हवाले से वो लेटर इशू होता है।
अब जब वो ख़जाने का खाली होगा या उस लेवल के नीचे गिर जाएगा तो लेटर शुरू बंद हो जाएंगे, इम्पोर्ट आपकी बंद हो जाएगी। जब इम्पोर्ट आपकी बंद हो जाएगी तो क्या होगा कि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो असम्बलिंग है वो हो रही है, वो बंद हो जाएगी। जब वो बंद हो जाएगी तो आपकी एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी जो आपकी बाहर कंट्री से जा रही हैं। तो उससे फिर बेरोज़गारी है, उसमें फिर इन्फ्लेशन है, सब चीज़ें फिर आगे सब उससे जुड़ी होती हैं। तो ये फिर उसका इम्पैक्ट होता है जो जाके हमारा, सिर्फ इंजीनियरिंग के वाले बात करूँ, बाकी बहुत सारे इसके इम्पैक्ट्स होते हैं, उस पर हम बात नहीं करते। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या ये पाकिस्तान में कंडीशन पहले दफ़ा होने जा रही है या इससे पहले भी ऐसा हुआ था? अगर पहले से हुआ तो उसका क्या रिजल्ट निकला, हमें फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, हमने से क्या सीखा? तो ज़्यादा हमें जो हमारी लाइफ के हिसाब से हमारी होश के अगर बात करें तो 90 की दहाई में एक दफ़ा यहाँ पर अमेंडमेंट आई थी। अमेरिकन सेनेटर थे मिस्टर प्रेसलर अमेंडमेंट कहते हैं इसको। पर प्रेसलर अमेंडमेंट के मुताबिक जब उस वक्त अफगान वार ख़त्म हुई, जब रशिया वहाँ से निकला और अफगान मुजाहिदीन थे, तालिबान बाद में आए थे, जो जब नजीबुल्लाह की हुकूमत थी, तो उस वक्त जो एक सियासी हालात बन गए उस पर हम तफसील में नहीं जाते। तो रिज़ल्ट ये निकला, जो एंड रिज़ल्ट था ये कि प्रेसलर अमेंडमेंट के जरिए अमेरिका ने पाकिस्तान की एड बंद कर दी। उसके पीछे बैकग्राउंड ये थे कि पाकिस्तान जो है वो अफगान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। पहले वो मुजाहिदीन थे कि उन्होंने रूस को निकाला, फिर जब वो रूस निकल गया तो अब वही जो मुजाहिदीन है वो उनके लिए अब ख़तरा बन गए अमेरिका के लिए। तो उन्होंने मतलब कि पीछे उनका जो फिनोमेना ये था कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो लिहाजा पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी। पाकिस्तान की बंद कर उनकी सपोर्ट बंद हो जाएगी तो खुद ब खुद वो वीक हो जाएंगे। अब पाकिस्तान की इमदाद बंद करके मसले जितनी भी पाकिस्तान अमेरिका के साथ ट्रेड है वो बंद होगी, जितने पाकिस्तान के अमेरिका के साथ वादे हैं इंपोर्ट के। अब इसमें ये अगर आपको नॉलेज हो तो पाकिस्तान का जो डिफेंस का बहुत बड़ा हिस्सा जो इक्विपमेंट का है, उसमें जहाज़ हैं, उसमें रडार्स हैं, उसके अंदर टैंक्स हैं, बहुत सारी डिफेंस इक्विपमेंट है, शिप्स हैं। तीनों फोर्सेस की बात करें तो वो जो इनका वो बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने अमेरिका से परचेज़ किया, वो ख़रीदा हुआ है। और जब वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जहाज़ उड़ते हैं, रडार चलते हैं, इक्विपमेंट टैंक्स हैं, ये सब चीज़ें जब इक्विपमेंट जब इस्तेमाल होता है तो उनकी वीआरटी उनके स्पेयर पार्ट भी इस्तेमाल होते हैं, वो भी चाहिए होते हैं। तो जब वो एक्सपेरिमेंट जो है कंट्रैक्ट होता है तो साथ उनके स्पेयर पार्ट का भी कंट्रैक्ट होता है, वो हर साल रिन्यू होता है। उसमें तो हमें स्पेयर पार्ट मिलते रहते हैं, चीज़ें हमारी सर्विसेबल रहती हैं। अब जब प्रेसलर अमेंडमेंट आ गई तो उसके मुताबिक वो सप्लाई बंद हो गई स्पेयर पार्ट्स की। अब यहाँ पर हम बैठे हैं तो हमारा दुश्मन हमारे सर पे बैठा हुआ इंडिया, तो उधर से रूस का भी ख़तरा था अफगानिस्तान का दोबारा ना आ जाए। तो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जब वो इंपोर्ट बंद हो स्पेयर पार्ट की, हमारी जो चीज़ें हैं वो ख़राब होना चाहिए, जो ख़राब होना, जब उनका स्टॉक था एक टाइम तक जो हमने स्टॉक रखा होता है स्पेयर पार्ट्स का, जब वो रिप्लेनिश होना शुरू हो गया और वो उसको थोड़ा सा स्टॉक नीचे आना शुरू हुआ तो एक लिमिट होती है, उसकी लिमिट के बाद फिर उस पर काम शुरू हो जाता है, उसके हल क्या निकालना है। तो उस वक्त जो हमारे थिंक टैंक था, जो हमारा उस टाइम जो इदारे थे, उन्होंने वर्कआउट किया, उन्होंने फैसला किया कि इसको आप आउटसोर्स करें पाकिस्तान के अंदर, कि जो पार्ट्स हमें हम अमेरिका से मंगवाते हैं अपने इक्विपमेंट के लिए, उन स्पेयर पार्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान में करवाएं। जब मार्केट में सर्च आउट किया तो पाकिस्तान में मार्केट गुजरांवाला थे, गुजरात जहाँ पंखे बनते, बहुत सारी मशीनरी बनती, मैन्युफैक्चरिंग होती है। देखिए दो तरह की होते हैं इंजीनियरिंग प्रोसेस। मैंने पहले वीडियो में आपको शेयर किया हुआ है कि एक होती है मैन्युफैक्चरिंग, जो चीज़ों को नए सिरे से बनाना, उसको मोल्ड करना, डाई बनाना, ये अलग प्रोसेस है। ये दुनिया में बहुत कम कंट्रीज़ के पास है एक हाई लेवल पे। एक होती है असम्बलिंग, दोनों में फ़र्क होता है। मैन्युफैक्चरिंग में हर चीज़ को ज़ीरो से बनाते हैं, उसकी हर चीज़ डाई, आपने एक खाम मटेरियल लेके उसकी मेटल है जो भी रिक्वायर्ड है वो चीज़ें लेके उसको आप डाई के अंदर कास्ट करते हैं, फिर बना के उसको एक्सपेरिमेंट करके फिर जो आपकी चीज़ वो फाइनल होती है। उसमें कभी असम्बलिंग है, वो सिंपल प्रोसेस है, उसके अंदर जो पार्ट्स है वो पार्ट्स आपको मिल जाते हैं, उनको एक जगह असम्बल कर देते हैं तो वो आगे मार्केट में चीज़ से प्रोडक्ट पहुँच जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम चीज़ें असम्बल हो रही थी, लेकिन अभी जो बहुत सी चीज़ें जहाँ पर मैनुफैक्चर भी होती हैं
जैसे गुजरात में पंखों की इंडस्ट्री बहुत बड़ी अभी भी है, दुनिया में वर्ल्ड में सबसे बड़ी इंडस्ट्री कहा जा सकती है। तो उधर वो पंखे एक्सपोर्ट होते हैं, यहाँ मैनुफैक्चर होकर मैनुफैक्चरिंग के बाद एक्सपोर्ट होते हैं, असेंबलिंग नहीं। यहाँ पर एयर कंडीशनर गाड़ियाँ हैं वो असेंबल होती हैं, मैनुफैक्चर नहीं होती हैं। रेफ्रिजरेटर यहाँ पर असेंबल होते हैं, यहाँ कंप्रेसर उनकी वो मेन पार्ट्स बाहर से आते हैं, यहाँ पर उनको वेल्डिंग करके उनको असेंबल किया जाता है, फिर यहाँ से वो मार्केट में या यहाँ एक्सपोर्ट होते हैं। उसके मुकाबले में अब जब प्रेसलर अमेंडमेंट के बाद जब इनको अपना मुसीबत पड़ गई स्पेयर पार्ट्स की, तो तब उन्होंने लोकल मार्केट को आउटसोर्स किया और लोकल मार्केट ने बहुत अच्छी चीज़ें बना कर दी। अब वो उसका जो क्वालिटी या उसका जो स्टैंडर्ड है वो उस लेवल का था जो अमेरिका का था। अमेरिका ने 100 साल लगाए उस लेवल तक पहुंचने के लिए, हमसे वो 20 साल हमसे आगे है हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी में। आज जो जिस लेवल पे हम उससे बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी हमने हमारे जो मैनुफैक्चरर थे लोकल पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने इतने हद तक चीज़ें बना दी कि हमारा जो काम है वो नहीं रुका। इस दौरान हमारे बहुत सारे हमने ऐसे फेसेस क्राइसिस देखे, इंडिया के हालात हमारे ख़राब, बॉर्डर के अंदर बाहर दहशतगर्दी का हमें सामना, ये सब चीज़ें हमने फेस की। तो वो हमने उसी इक्विपमेंट के साथ से फेस की। तो जिनके जो स्पेयर पार्ट हो जो यहाँ से ही बनने शुरू हो गए थे, तो ये हमें फ़ायदा हुआ उस वक़्त इस सारे क्राइसिस का। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह का ऐसा कोई वाक़या आता है, ऐसा मसला आता है, तो मैं तो कहता हूँ कि इस तरह का अगर कोई खुदा न खास्ता, मैं नहीं कहता कि इस तरह की कोई सूरत देखनी पड़े, लेकिन कई दफ़ा मैं समझता हूँ कि कौमों को अपनी एक लाइन पर चलाने के लिए जो एक लाइन हट चुकी होती है या बहुत ज़्यादा एक अय्याशी में पड़ी होती है, ठीक है चीज़ें बाहर से आ जाएंगी, इस्तेमाल कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, हम खुद अपने पाँव पे खड़े हैं, हम खुद चीज़ों को ज़ीरो से बनाएं। देखें, अगर सिंपल सी बात कहूँगा कि यहाँ पर अगर पाकिस्तान में दिवालिया हो जाता, हर चीज़ यहाँ पर बैन हो जाती, तो हम लोग सोचने पर मजबूर हैं हमारे अपने पास क्या रिसोर्सेज हैं। अगर हम सिर्फ खुराक की बात करें, सबसे पहली जो हमारी, जब हम हर चीज़ बंद हो जाएगी तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट आज भी वही है, उस वक्त ये खुराक होती है पहली रिक्वायरमेंट। छत के बाद खुराक होती है, ठीक है। खाएंगे पिएंगे तो जिंदा रहेंगे, छत नहीं भी है तो खाए पिएंगे, कहीं पर रात गुजार लेंगे, पेट भरना ज़रूरी होता है। तो खुराक की बात करें तो जो पंजाब हमारे पास है, पाकिस्तान का पंजाब है, ये पंजाब अंग्रेज़ दौर में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान मुत्तहिद था, ब्रिटिश एम्पायर था, तो ये पंजाब पूरे हिंदुस्तान के लिए गल्ला प्रोवाइड किया करता था। फी एकड़ पैदावार सबसे ज़्यादा इसकी थी और आज भी है। अब जो भी सूरत हाल है वो आपके सामने है, बस हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। वजह क्या, आगे हमने तो ज़मीन बंजर होना जो उस पर काम शुरू नहीं किया। दूसरा, हमने जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है उसको हमने आउट ऑफ द वे जाकर उसको ग्रोथ बहुत ज़्यादा, उस पर कंट्रोल नहीं है। ज़रख़ीज़ ज़मीनों पे सटी बंद नहीं है, बजट ज़मीनें वैसे वैसे पड़ी हुई हैं। इसको थोड़ा सा अगर हम रेगुलेट करें, देखें अंग्रेज़ ने कराची शहर को इतना फैलाया, वहाँ पर कोई फसल नहीं, कुछ नहीं होती। हैदराबाद से आगे उसने आबादी नहीं होने दी। कराची से हैदराबाद तक 150 किलोमीटर का आप देखें पूरा बंजर इलाका है। उसने कराची को जाके बात किया, पोर्ट भी थी वही की वजह से ये भी है, लेकिन उसने ज़रख़ीज़ ज़मीनों को नहीं छेड़ा क्योंकि उस पर सर पर हमने खाना होता है। तो शायद हमें अकल आ जाए। बहरहाल दुआ है कि हमें उस लेवल तक ना पहुँचे, और अगर हम हमारे पास पहुँच गए, हमारे पास इस तरह की मिसाल मौजूद है जो हमने अपनी लाइफ में देखी है। इससे पहले हमारे पास कोई क्राइसिस था, हमारे बड़ों ने देखे हैं, वो भी हमारे सामने मौजूद है। तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।